A very good afternoon to all the DLED students and other viewers. I am Gunjan Rautela, lecturer of education from SCERT. आज हम DLED सेकेंड सेमेस्टर के कंपलसरी फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जिसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि, उसके अर्थ और उसके उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ा। तो हम काफी कुछ ये जान गए हैं कि हमारे प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। ये जो हम टॉपिक पढ़ते हैं अपनी भारत की शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए, ये सारी ही शिक्षा व्यवस्था हमें हमारे प्राचीन काल के इतिहास से जोड़ती है। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो अगर हम उसे अपने भारत के इतिहास के साथ जोड़ के देखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो बेटर होगी, हमें और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और हम लिंक कर पाएंगे कि किस प्रकार जो परिवर्तन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आता है, राजनीति में आता है, उसके वातावरण में, उसके कल्चर में आता है, उसी तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तित होती रहती है और हमारे इतिहास से ही जुड़ी हुई हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं होती है, जो कि हमारे शासकों के परिवर्तित होने से, शासकों के जो शासन काल है उसमें परिवर्तन होने से उसमें भी शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन आता रहता है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड में जो हमारा देश था वो किस प्रकार का था, उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था और इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम धीरे धीरे इस मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को अपने ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं आपको अपना पहला पीपीटी दिखाती हूँ कि हम किन टॉपिक्स को इस जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका आज मैं पार्ट 1 दे रही हूँ और इसके बाद हम पार्ट टू को डील करेंगे अपनी अगली कक्षा में। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इन सारे ही जो इसकी जो शिक्षा व्यवस्था के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आज का जो है उसमें हम पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे, अर्थ मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अर्थ को समझेंगे और उसके उद्देश्यों को जानेंगे। अपने अगली कक्षा जो भाग 2 के नाम से मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी, उसमें हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं को पढ़ेंगे और उसकी शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा डिटेल से जानेंगे। तो आज के इस पीपीटी में और इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को पृष्ठभूमि, अर्थ और उद्देश्यों से परिचित कराऊंगी। आगे हम जब देखते हैं अपने, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपने इतिहास से हमें इस शिक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि को जोड़ना है, तो हम सब ये जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड में इंडिया एक बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री थी, जहाँ पे विदेशी जो शासक थे उन लोगों की नजर थी कि कैसे यहाँ का जो क्या कहते हैं सोना है और जो यहाँ का जो मटेरियलिस्टिक जो वैल्यूज हैं उसको हम कैसे चुरा करके या कैसे उन पे आक्रमण करके हम उसको कॉन्कर कर लें, उस पे विजय प्राप्त कर लें और यहाँ की जो रिचनेस थी उस पे विदेशी शासकों की नजर थी। तो इसमें हमारा भारत जो था वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। वे लोग यहाँ पे बार बार आक्रमण करते थे और यहाँ का बहुत सा धन लूट कर ले जाते थे। तो ईसा की जो 8वीं सदी थी, उसको इस्लाम आक्रमण की सदी कही जाती है। इन विदेशी शासकों के साथ उनकी परंपरा व संस्कृति का भी यहाँ पर आगमन हुआ, जिससे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई। वही जैसा कि हमारे देश में जो जो विदेशी शासक आते गए वो अपने साथ साथ क्या करते गए, वहाँ अपना कल्चर लेके आते रहे, अपनी संस्कृति, अपने लिविंग स्टाइल को
यहाँ लेकर आए और जिससे कि उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। अब इसमें मैं आप लोगों को ऐतिहासिक थोड़ा-सा पक्ष बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार हमारे भारत देश में आक्रमण हुए। जो साइरस था द किंग ऑफ पर्शिया, जो आज हम ईरान के नाम से जिस कंट्री को जानते हैं, उस राजा साइरस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने कांधार, जो भारत का उत्तरी राज्य था, उसको जीत लिया। इसी प्रकार 327 बीसी में अलेक्जेंडर, जो मैसिडोनिया ग्रीस का राजा था, उसने भारत पर आक्रमण किया और पर्शियंस को हराकर तक्षशिला के राजा आम्भी के साथ पंजाब के राजा पोरस को हराया, उस पर आक्रमण किया और उसको हराया और पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐतिहासिक पक्ष बता रही हूँ जो हमारे भारत देश में हुआ और जिसका असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। इसी प्रकार 5th सेंचुरी में हूणों ने आक्रमण किया और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान का रूलर था, उसने बार बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बारे में आज भी बहुत पॉपुलर है कि वो उन्होंने किस प्रकार हमारे देश में बार बार आक्रमण किया। यहाँ के जो सोना चांदी, जो भी यहाँ का जो था, उसको लेकर के वो अपने देश में ले गए और यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान को हराया, दिल्ली पर कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने जो उनका सिपह सालार था, जो कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे दिल्ली का राजा बना दिया। इस प्रकार हमारे देश में बार बार विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ और उनके आने से इस देश में परिवर्तन आया, यहाँ की राजनीति में परिवर्तन आया, यहाँ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस और उसके साथ साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत बड़े परिवर्तन हुए। इस तरह से हमने देखा कि भारत में मुस्लिम रूल का, मुस्लिम शासकों की शुरुआत हो गई, मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई और हिस्टोरियंस ने, हमारे जो इतिहासकार थे, उन्होंने इस शासन काल को मेडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग या फिर मुस्लिम पीरियड कहा। ये मुस्लिम जो राजा थे अपने इस्लामिक धर्म और कल्चर के साथ भारत में आए और उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। तो इन सारी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमारे भारत देश में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई और इसको मध्यकालीन युग भी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें मुस्लिम शासकों ने रूल किया भारत देश में, इसलिए इसे मुस्लिम कालीन युग कहा, मुस्लिम युग कहा जाता है और इसकी शिक्षा व्यवस्था को मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। अब जैसे इस पीपीटी में आप देख रहे हैं, यही बातें मैंने आप लोगों को बताई कि these Muslim kings came here with the Islamic religion and culture and tried to propagate Islam in India। अब जब ये मुस्लिम शासक हमारे देश में आए तो इन्होंने इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी और एजुकेशन को इसका माध्यम बनाया। उन्होंने एक प्रकार से दो मेथड्स को अपनाया। यहाँ पर जब उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ पर आए, तो उन्होंने अपने इस्लाम धर्म को फैलाने का दो तरह से उन्होंने माध्यम चुने। किस प्रकार से? On the one hand, they attack Indian culture and religion as they adopted force and terror tactics। उन्होंने इंडियन कल्चर को, रिलीजन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करी बाय फोर्स, और उसके बाद ऑन द अदर हैंड मेड एफर्ट्स टू स्प्रेड इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन थ्रू एजुकेशन। हमारे जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे या उसके बाद भी जितने शासक आए, वो ये बहुत भली बात जानते थे कि एजुकेशन वो माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार और अच्छी तरीके से हो सकता है। तो मुस्लिम शासकों ने भी एजुकेशन को वो माध्यम बनाया जिससे कि इस्लामिक कल्चर और रिलीजन को स्प्रेड किया जा सके और उसको दुनिया में
उसकी जो प्रचार प्रसार है वो किया जा सके। द एजुकेशन विच दे डेवलप फ्रॉम द प्रोपोगेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन एंड कल्चर इज टर्म्ड एज द मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद हम देखते हैं आगे के जो हमारे शासक आए उस उनके बारे में जानते हैं कि बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका सिपह सालार था उसको दिल्ली का राजा बना दिया, और जो बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना का कमांडर था उसने लगभग सभी प्रमुख बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। ये उस समय की व्यवस्था थी और उस समय का शासन काल था जो थोड़ा सा फोर्सफुली चलता था। तो उसमें बख्तियार खिलजी ने बौद्ध केंद्रों को नष्ट किया और इस्लामिक रिलीजन को यहाँ पे भारत देश में फैलाया। लेकिन वैदिक शिक्षा व्यवस्था, इसमें ये जानने वाली बात है कि पूरी तरह वैदिक शिक्षा जो हमारी थी वो नष्ट नहीं हुई, वहाँ के केंद्र पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, और वैदिक शिक्षा मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के समानांतर ही वैदिक शिक्षा व्यवस्था भी चलती रही। मतलब पैरेलली हमारा जब हम इमेजिन करते हैं तो हमारा जो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था समानांतर चल रही थी। कौन कौन सी? वैदिक शिक्षा व्यवस्था और मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था। इस प्रकार 1200 एडी से लेकर के 1700 एडी के मध्य तक एक नई शिक्षा व्यवस्था का आरंभ हुआ जिसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली की भांति ही इस्लामी शिक्षा का आधार भी धर्म था। मतलब जो हमारा हमारा जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें वेदों को का ज्ञान का इम्पोर्टेंस बताई गई थी, और उस समय हिंदू धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। ऐसे ही बौद्धिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उसी प्रकार ही इस्लामी जो शिक्षा व्यवस्था आई उसमें इस्लामी शिक्षा का आधार भी धर्म को ही बनाया गया। धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। 13वीं सदी में तुगलक वंशीय शासकों ने शिक्षा के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक के शासन काल में कई विद्वानों ने साहित्य का विकास किया। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से परिवर्तित होती रही। प्रत्येक मस्जिद के साथ मकतब बनाए गए। मकतब और मदरसों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, उसके बारे में हम डिटेल में अपनी अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे। तो प्रत्येक मस्जिद के साथ मकतब बनाए गए तथा अन्य भाषा साहित्य का फारसी में अनुवाद किया गया। मकतब के बारे में अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन से जुड़ा होता है। इसमें प्राइमरी के बच्चों को शिक्षा दी जाती है और वहां पर वहीं से उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो शुरू हो जाती है। सभी जाति व संप्रदाय के लोगों को शिक्षा का अवसर दिया जाने लगा। उसके बाद लोधी वंश के शासकों ने भी अपने विद्या प्रेमी होने का प्रमाण दिया। मीन्स उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया और उन्होंने साहित्य को और दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया। इसी युग में मुगल शासकों ने भारतीय शिक्षा को सही अर्थों में प्रगति दी। ये कहा जाता है कि उस समय भारतीय शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको मुगल शासकों ने बहुत प्रगति के मार्ग पर वो ले गए। उन्होंने साहित्य को और जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे उनको भी बहुत प्रोत्साहन दिया और एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। बाबर से लेकर औरंगजेब तक देश के कोने कोने में शिक्षा का प्रसार पहुंचा। बाबर ने अरबी, फारसी, तुर्की भाषा के विकास में योगदान दिया और सुदृढ़ शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। मीन्स एजुकेशन पॉलिसी भी तब और ज्यादा मजबूत हुई और जो मुगल शासक थे उन्होंने शिक्षा नीति पर ध्यान देते हुए उन्होंने उसको डेवलप कराया और ये बताया कि किस प्रकार हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को होना चाहिए और किस प्रकार उसको प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा सकेगा। अब हम थोड़ा सा ये अगर अलग अलग देखें
कुछ शासकों के बारे में जाने जो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो उसमें हुमायूं का नाम भी बहुत आता है, बार-बार हमारे पुस्तकों में आता है, क्योंकि वो पुस्तकालय के विशेष प्रेमी थे, उन्हें पुस्तकालय से विशेष प्रेम था। वो पुस्तकों के बहुत बड़े प्रेमी माने जाते हैं कि उन्हें पुस्तक पढ़ना और उसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। और उनके नाम से एक पुस्तकालय भी है जहाँ पर हुमायूं के मकबरे से संबंध एक मदरसा भी था। वहां पर उन एक मदरसा की भी स्थापना हुई थी। और यह पुस्तकालय, जिसकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं इस पीपीटी में, ये दिल्ली के एक ऐतिहासिक किले, जिसको शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थित है। और इसे शेरशाह ने बनवाया था, जिसे बाद में हुमायूं ने अपने पुस्तकालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। आज भी ये वहां पर है, स्थित है दिल्ली में। और ये भी कहा जाता है कि हुमायूं की जो डेथ हुई थी वो भी उसी पुस्तकालय में हुई थी। वहां की जो स्टेयर्स थी, वहां की सीढ़ियां थी, उससे गिरने के बाद हुमायूं जब राजा थे तो वहां पे वो जब एक दिन सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। तो इसलिए माना जाता है कि हुमायूं को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। और उनके शासनकाल में दर्शन शास्त्र, इतिहास, साहित्य और कला जैसे विषयों में अत्यधिक उन्नति हुई थी। मतलब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ था इन फील्ड्स में, इन विषयों में, हुमायूं के शासनकाल में। इसके बाद हम अकबर पे आते हैं। तो अकबर के शासन काल में शिक्षा ने एक नवीन युग में प्रवेश किया। जब हम मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हमें बहुत बारीकी से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे शासक कौन थे और उनका शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान था। इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था उस समय की परिवर्तन हुई और किस प्रकार उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी। अकबर ने आगरा को शिक्षा का मुख्य केंद्र बनाया था। उसने आवास सहित मदरसों का निर्माण करवाया तथा उसमें गणित, नक्षत्र विद्या, कृषि, प्रशासन, नीति शास्त्र, व्याकरण व भौतिक का ज्ञान दिया जाता था। अब जैसे मकतब प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए है और वैसे ही मदरसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के केंद्र होते थे, आज भी होते हैं। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता ने हिंदू व मुसलमान को एक साथ पढ़ने की व्यवस्था की। उसने कारखानों की व्यवस्था की जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। इन पॉइंट से हम ये जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज को, साहित्यिक विद्या को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल्स भी छात्रों को दिया जाता था, जिससे कि वो आगे आगे जाकर के कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़े, वो स्किल बेस्ड नॉलेज को गेन कर सके और वोकेशनली वो स्ट्रांग हो सके। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का क्या अर्थ था, ये हम जानते हैं कि मुस्लिम सभ्यता संस्कृति के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। सभी धर्मों की तरह इस्लाम धर्म में भी शिक्षा का विशेष महत्व था। शिक्षा व्यवस्था में धर्म को आधार माना जाता था और इस्लाम धर्म में शिक्षा को महत्व दिया जाता था। मीन्स दोनों ही तरह से जब हम देखें, ये शिक्षा और धर्म है, वो सिक्के के दो पहलू हम लेकर के चल सकते हैं। मान सकते हैं कि ये जो धर्म और शिक्षा था वो सिक्के के दो पहलू थे, एक के बिना दूसरा अधूरा था। मोहम्मद साहब के अनुसार दान में सोना देने की अपेक्षा बच्चों को शिक्षा देना ज्यादा श्रेष्ठ था। अब ये देखिए, मोहम्मद साहब ने भी ये बोला था कि इससे बेहतर कि हम दान में किसी को सोना दें, हम अगर बच्चों को शिक्षा दें तो वो ज्यादा श्रेष्ठकर होगा, वो ज्यादा उनके लिए लाभकारी होगा। और इससे ना केवल उस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि उसके पूरे परिवार और उसकी पूरी सोसाइटी, कम्युनिटी और अंत में हमारे पूरे देश के लिए वो श्रेष्ठ और लाभकारी होगा।
अब हम इसमें देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन, यही बात कुरान में भी कही गई कि टू प्रोवाइड द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन। हमारे कुरान में भी ये बात मानी जाती है कि शिक्षा देना सबसे श्रेष्ठ कार्य है एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का। और टीचिंग्स ऑफ, जब हम शिक्षा देते हैं तो कुरान की शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने इस्लामिक शिक्षा में हम लोगों को बताया। उसके बाद टू प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस विच आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, मतलब उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम को समझाने के लिए उन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सपीरियंस को देना चाहिए जिससे कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट को बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ जाए। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य था, अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि उस समय शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर, फर्स्ट पॉइंट है ये, जो मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था वो था स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर। इसमें इन्होंने प्रमुख लक्ष्य यही बताया था कि इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे करना है, और ये एक इस्लामिक कल्चर का बहुत मुख्य उद्देश्य माना जाता था कि इस्लाम धर्म और संस्कृति का की संरक्षण करना है और उसका प्रचार प्रसार मनुष्य जाति तक पहुंचाना है। वे अपने धर्म के प्रचार को सवाब मानते थे तथा उनका यह विश्वास था कि धर्म का प्रचार करने वाला ही सही अर्थों में शिक्षित होता है। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना ताकि सामान्य जनता मुस्लिम कानूनों, सिद्धांतों व प्रथाओं के बारे में जान सके। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि जो उन लोगों का मुस्लिम कानून व्यवस्था थी, सिद्धांत थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस, कल्चर, ट्रेडिशंस, जिनको हम प्रथाएं कहते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने चाहा, मुस्लिम शासकों ने, कि जनता को पता चले और वो शिक्षा के माध्यम से उन मुस्लिम कानूनों, सिद्धांतों और प्रथाओं से जुड़े और इस प्रकार उनके धर्म का जो इस्लामिक कल्चर है और इस्लामिक धर्म है उसका प्रचार प्रसार हो। मुस्लिम्स अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज और अपने लिविंग स्टाइल के साथ यहाँ भारत देश में आए और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। मकतब और मदरसों में छात्रों को पर्शियन लैंग्वेज, है ना, जो मकतब और मदरसे हैं जिसमें लोग प्राइमरी लेवल की एजुकेशन और हायर लेवल की एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ पे उन्होंने छात्रों को पर्शियन लैंग्वेज सिखाना शुरू किया, शरीयत का ज्ञान देना शुरू किया और इस्लामिक एटिकेट्स और मैनर्स कंपल्सरीली छात्रों को वहाँ सिखाया जाता था। तो ये सभी पॉइंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि उनका जो प्रथम उद्देश्य था वो था स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर। इस प्रकार उन्होंने अपने मकतब और मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बनाया था, वहाँ की सिस्टम को ऐसे डेवलप किया था कि वो मुस्लिम कल्चर की तरफ आकर्षित हो, उससे जुड़े और उसके बारे में अच्छी प्रकार से जाने। उसके बाद ये पीपीटी भी यही बताता है कि द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन वर मल्टीफेरियस एंड वर क्लोजली कनेक्टेड विद रिलीजन। बहुत सारे उद्देश्य थे पर जो मुख्य उद्देश्य था वो था कनेक्टिविटी विद देयर रिलीजन। It was considered a religious duty to receive and impart instruction. The chief aim of Islamic education was to spread the light of knowledge. Apart from spreading the Islamic culture, the other objective of Islamic education was to spread the light of knowledge. मतलब धर्म के साथ साथ उनका एक दूसरा जो मुख्य बहुत प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि उन्हें कैसे नॉलेज को डेवलप करना है और कैसे जो ज्ञान का जो प्रकाश है उसे कैसे अपने समाज में फैलाना है। तो दूसरा हमारा यही उद्देश्य है कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ इस्लामिक कल्चर, इस्लाम, उन्होंने ये बोला कि जो नॉलेज है वो हमारे लिए नेक्टर के समान है, मीन्स अमृत के समान है, और वो मीन्स ऑफ सैल्वेशन है। मतलब उसी नॉलेज को, ज्ञान को, शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने
मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, सैल्वेशन तक पहुंच सकते हैं। इस पॉइंट को यदि आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसी तरह का उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी दी गई थी और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी दी गई थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में मुक्ति की बात हुई थी, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त करना। बौद्धिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने शिक्षा के माध्यम से निर्वाण को पाने की का उद्देश्य बताया था। और उसी तरह इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो अमृत के समान है और प्रत्येक मुसलमान बच्चे से ज्ञानार्जन करने की अपेक्षा की गई, जिससे कि वो अंत में सैल्वेशन को, मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त कर सके। ये सभी चीजें जब हम अलग अलग शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते हैं तो हम ये इस बात पे और ज्यादा हमारी जो बिलीफ है वो फर्म हो जाती है कि जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी धर्म हैं वो एक ही बात को सिखाते हैं और शिक्षा के द्वारा हमें अंत में सेल्फ रियलाइजेशन और सैल्वेशन की बात करते हैं। By knowledge he meant material knowledge and spiritual knowledge both. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने दो तरह की नॉलेज पर फोकस किया। उन्होंने दो तरह के नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी, एक मटेरियल नॉलेज को और दूसरा स्पिरिचुअल नॉलेज को। He meant the knowledge of Islam. उन्होंने कहा in Quran Sharif, the ink of pen has been considered more sacred than the blood of martyr. उन्होंने ये बताया कि जितना इम्पोर्टेंट हमें ज्ञान के माध्यम से स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है मटेरियल नॉलेज को जानना। और उन्होंने कहा कि जो पेन की जो इंक होती है, उन्होंने उस ब्लड से ज्यादा उसको सेक्रेड, पवित्र, सेक्रेड मीन्स पवित्र माना, जो शहादत से प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम अपना थर्ड उद्देश्य यदि देखें तो अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अभी मैंने अपने पिछली पीपीटी में आप लोगों को बताया कि उन्होंने मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंस दी। अब ये आगे के थर्ड अपने उद्देश्य में हम देखते हैं कि उन्होंने एक अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी एक बहुत मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना भी मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस्लामी शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए उन्हें उच्च पद, सम्मान तथा अन्य प्रलोभन दिए जाते थे। शिक्षित व्यक्तियों को सिपहसालार, काजी व वजीर आदि के पद पर नियुक्त किया जाता था। एक्चुअली इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि जो इस्लाम है वो रीबर्थ पर, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए मोहम्मद साहब ने बताया कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर वर्ल्डली प्लेजर्स यानी कि सांसारिक सुखों को प्राप्त करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि स्पिरिचुअल नॉलेज को प्राप्त करना है। Most of the Muslim rulers except औरंगजेब lived a very lavish life. उन्होंने बहुत ही lavish life जी, इसलिए मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था ऐसी एजुकेशन देने पर विश्वास करती है जो स्किल बेस्ड हो और जो लोगों को सांसारिक सुख देने में सहायक हो। मीन्स उन्होंने केवल स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने पे जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और एक अच्छी जिंदगी जो कि सांसारिक सुखों को प्रदान करे उसको प्राप्त करने पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है वो है लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट। मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए शैक्षिक प्रयास राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। जैसे कि हमने देखा कि जितने भी मुस्लिम शासक आए उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और वहाँ हमारे जो अन्य राज्य थे देश के उसको अपने कब्जे में लिया और वहाँ पे अपने शासन को मजबूत किया। तभी उनका मुस्लिम रूल आया और उन्होंने, उनका जो पहले उद्देश्य था वो राजनैतिक था और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित था। लेकिन उसके बाद इस्लाम धर्म के भारत आगमन का प्राथमिक कारण आर्थिक था, परंतु बाद में साम्राज्यवादी हो गया। मुस्लिम शासन को मजबूत बनाने के लिए योग्य व कुशलतम लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति संभव थी।
मतलब कि बाद में जब उन्होंने यहाँ पे अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये जाना कि उन्हें यहाँ पर रह करके यहाँ के देशवासियों पर शासन करना है, तो उन्होंने ये कोशिश करी कि उनकी जो शासन व्यवस्था है और ज़्यादा योग्य बने, जिसके लिए उन्हें शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए जिससे कि लोगों में जो उनके सिटीजन्स हैं उन लोगों में गवर्नमेंट उनके शासन के प्रति लॉयल्टी उत्पन्न हो। तो जो इंडियंस हु कुड लर्न अरेबिक एंड पर्शियन, जो अरेबिक और पर्शियन सीखते थे और अपने व्यवहार में, अपने जीवन शैली में इस्लामिक एटिकेट्स को, मैनर्स को, तौर तरीकों को, लिविंग स्टाइल को अडॉप्ट करते थे, उनको हाई पोस्ट में रखा जाता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें ऊंचे पद दिए जाते थे और उनको इस तरफ प्रेरित किया जाता था कि वो शासक की तरफ और शासन व्यवस्था की तरफ लॉयल बनकर रहे। इसके बाद जो मुख्य उद्देश्य में आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी। बाकी शिक्षा व्यवस्था की तरह मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में भी ये उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट माना गया कि चरित्र का निर्माण और नैतिक गुणों के विकास का निर्माण होना चाहिए। और इस चारित्रिक एवं नैतिक गुणों के विकास में उन्होंने बहुत जोर दिया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि किसी भी प्रकार का जब दुराचार या दुर्व्यवहार होता था, पाया जाता था किसी भी इंडिविजुअल से या किसी भी कम्युनिटी से, तो उसमें मुस्लिम नियमों का बहुत सख्ती से पालन किया जाता था और उसके मुताबिक उन्हें प्रायश्चित भी करना पड़ता था। इसलिए चारित्रिक एवं नैतिक गुणों का बहुत सख्ती से पालन उस शिक्षा व्यवस्था में, उस शासन काल में किया जाता था। उसके बाद एजुकेशन ऑफ आर्ट, स्किल्स एंड वोकेशंस। मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ 12वीं शताब्दी तक कला और कौशल के क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। वे अपने साथ अलग अलग देशों से विभिन्न प्रकार के कला और कौशलों के साथ आए और उसका उन्होंने प्रसार किया। ज्यादातर मुस्लिम शासक कला प्रेमी थे, जैसे कि हम पढ़ते हैं शाहजहां, जहांगीर, ये अकबर, इन लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए जो आज भी हमारे नेशनल हेरिटेज में गिने जाते हैं। और उसके साथ साथ जहांगीर के बारे में जब बात की जाती है तो उनकी कला प्रेमी होने का प्रमाण बहुत मिलता है कि वो किस प्रकार पेंटिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसको उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उसके बाद जिसने उनको और विस्तार दिया, जो कला थी, जो कौशल था और जो वोकेशंस था, उसको मुस्लिम शासकों ने बहुत विस्तार दिया अपने शिक्षा के माध्यम से। इसके साथ साथ आर्थिक उन्नति के लिए मुस्लिम शासकों ने व्यवसायिक कौशलों को भी बढ़ावा दिया। ये हम लोगों ने अपने पिछले पीपीटी में पढ़ा था कि अकबर ने किस प्रकार अपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ व्यवसायिक कौशलों को भी इम्पोर्टेंस दी थी अपने एजुकेशन सिस्टम में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्ट स्किल्स को भी किस तरह हमारे मुस्लिम शासकों ने बढ़ावा दिया। ये इस तरह से हम एम्स ऑफ एजुकेशन की यदि बात करें तो इस तरह का फ्लो चार्ट भी कभी कभी आप लोगों को एग्जाम्स में बनाने में बहुत सहायक होता है। ये एक क्विक ग्लांस दे देता है हमारे सारे पॉइंट्स की तरफ। टू एजुकेट द सोल टू बी रिफाइंड एंड परफेक्ट फर्स्ट, second to produce a good man in terms of being respectful and doing noble deeds, third to train man to be courteous and be good human beings, एंड फोर्थ टू इनकलकेट नोबल कैरेक्टर। इस तरह का फ्लो चार्ट आप अपने एग्जाम में, अपने आंसर्स में, अपने असाइनमेंट में बना सकते हैं। इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा इसमें जो मैंने आप लोगों को उद्देश्य बताए उसको इसमें इंक्लूड करते हुए इसको और अच्छे से अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखे हैं जिससे कि आप लोगों को आगे जाके किसी भी एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएं। किसके काल में मुगल वास्तुकला का किसके काल में मुगल वास्तुकला को स्वर्ण काल कहा जाता है? शाहजहां के काल में। किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद।
कबीर के कितने शिष्य थे? 12। अकबरनामा की रचना किसने की और वह किस भाषा में है? तो अकबरनामा की रचना अब्दुल फजल ने की और वह फारसी भाषा में है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वो वीणा बजाने में निपुण थे। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी, पर ये माना जाता है कि औरंगजेब वीणा यंत्र बजाने में निपुण थे। किन लोगों को मुरीद कहा जाता था? सूफी संतों के जो शिष्य थे उनको मुरीद कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कभी कभी हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें तो ये सारी चीजें जानने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। इस तरह से आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, ऑनलाइन क्लास को। और ये है हमारा असाइनमेंट आज का, जो आप लोगों को अपने डायट्स में या अपने कॉलेजेस में लिखकर सबमिट करना होगा। इसका क्वेश्चन है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व वैदिक कालीन शिक्षा, जिसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ रखा है, उनके उद्देश्यों में जो समानताएं हैं उनके बारे में आप लोगों को लिखना है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था और वैदिक कालीन शिक्षा की जो व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं। इस तरह से मैं आप लोगों से ये ऑनलाइन क्लास को समाप्त करती हूँ। मैं